उस रात बहुत ज्यादा ठंड थी। पूर्णिमा की रोशनी पूरे गांव पर फैली हुई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर था। गांव के लोग चौक पर जमा थे। मुखिया बार बार एक ही बात बोल रहा था। सुनो सब लोग, आज पूर्णिमा की रात है। आज अगर कोई भी उस नदी के किनारे वाले रास्ते से गुजरा तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। ऐसा हमेशा हुआ है। ध्यान से सुन लो, किसी को भी उस रास्ते से आगे जाने मत देना, चाहे कोई कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो। आज की रात बहुत ही खतरनाक है, समझे? जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। हम किसी को भी उस तरफ आगे नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी उस रास्ते की ओर बढ़ेगा हम उसे रोक लेंगे। आज की रात कोई भूल नहीं करेगा और न ही किसी को भूलने देंगे। आज पूर्णिमा की रात है और ऊपर से ये दर्द भरी ठंड, यही तो खतरे का संकेत होता है। आज की ठंड खुद बोल रही है कि ये रात कितनी खतरनाक है। हवा की हर सिसकी हमें चेतावनी दे रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो इस रात को हल्का समझेगा शायद सुबह तक सांस भी न ले पाए। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की इस रात उस तरफ जाना मतलब अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहीं डटे रहेंगे। किसी को भी उस रास्ते की ओर जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें पूरी रात ठंड से लड़ना ही क्यों ना पड़े। जब तक हम यहां खड़े हैं वो मनहूस रास्ता किसी की सांसें निगल नहीं पाएगा। ठीक है भाइयों, मैं अब अपने घर जा रहा हूं। लेकिन सुनो, लकड़ी खत्म होने वाली है। कोई एक दो आदमी मेरे साथ चलकर घर से कुछ लकड़ियां ले आए। इस ठंड को हल्के में मत लेना, इससे बचना भी बहुत जरूरी है तुम सबके लिए। इतना कहकर मुखिया जी अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे हरिया भाई, ये सब क्या हो रहा है? हर पूर्णिमा की रात ही ऐसे अजीब अजीब हालात क्यों बन जाते हैं? बाकी दिनों में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, पर असल में सच्चाई क्या है? अरे हाँ मदन भाई, यही तो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उस नदी के किनारे हर पूर्णिमा की रात ऐसा क्यों होता है। बाकी दिनों में तो वह जगह बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन पूनम की रात आते ही जैसे वहां की हवा तक बदल जाती है। कोई नहीं जानता कि इसकी असली वजह क्या है। वे सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई पड़ा। धुंधली रोशनी में उसकी परछाई पहले तो साफ समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वह आदमी उनकी ही ओर बढ़ता हुआ नजर आने लगा। भाइयों, वो देखो, एक आदमी दिखाई पड़ रहा है। सब लोग तैयार रहो, वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। वह आदमी चलते चलते सीधा गांव वालों के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और ये ठंडी रात में एक छोटे बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो? भाई, मैं नदी के उस पार वाले गांव से हूं। काम की तलाश में आज इधर चला आया था, लेकिन लौटते लौटते बहुत देर हो गई। अब ठंड भी बढ़ गई है और अंधेरा भी घना हो चुका है। ये मेरा बेटा है, इसे साथ लाया था, लेकिन अब डर लगने लगा है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज पूनम की रात है और तुम जिस रास्ते से अपने घर जाने वाले हो वो सीधे नदी के किनारे से लगता है। क्या तुम्हें नहीं पता इस रात उस तरफ जाना कितना खतरनाक माना जाता है? गांव का कोई भी आदमी उधर कदम तक नहीं रखता और तुम बच्चे को लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़े। अरे नहीं नहीं भाई, हमें हर हाल में घर जाना ही होगा। घर पर मेरी बूढ़ी माँ अकेली है और ऊपर से ये ठंडी रात।
वो जरूर हमारे इंतजार में बैठी होगी। अगर मैं आज न पहुंचा तो उसे कितना डर लगेगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाई, चाहे जैसा भी खतरा हो, मुझे आज ही घर लौटना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज पूनम की रात है और तुम जिस रास्ते से अपने घर जाने वाले हो वो सीधे नदी के किनारे से लगता है। क्या तुम्हें नहीं पता इस रात उस तरफ जाना कितना खतरनाक माना जाता है? गांव का कोई भी आदमी उधर कदम तक नहीं रखता और तुम बच्चे को लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़े। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मुझे जल्दी से घर ले चलो ना। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी तुरंत घर ले चल रहा हूं। तू बिल्कुल मत डर, तेरे पिताजी तेरे साथ हैं। मैं हूं ना, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। भाई, बात को समझने की कोशिश करो। ये रात बहुत खतरनाक होती है। तुम अकेले होते तो भी एक बार सोच लिया जाता, लेकिन तुम्हारे साथ इतना छोटा सा बच्चा है, कम से कम उसे तो खतरे में मत डालो। अपनी जिद को बच्चे की जान पर भारी मत पड़ने दो। एक रात यहीं रुक जाने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूनम की रात नदी किनारे कुछ हो गया तो पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। माफ करना भाई, यहां समय खराब करने से अच्छा है कि मैं अपने घर की तरफ निकल जाऊं। मेरी मां अकेली है, वो परेशान हो रही होगी। माफ करना भाइयों, अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर चंदू निकल पड़ता है। भाई रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। गांव वालों के इतना चिल्लाने पर भी चंदू नहीं रुका। भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने उसे बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं भाइयों, सब अपने अपने घर चलो। अरे भाई, रघु भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुमने देखा नहीं क्या? एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर सीधा नदी के किनारे की तरफ गया है। इधर ही रुके रहना हमारे लिए ही बेहतर होगा। कम से कम अगर वहां कुछ अनहोनी हो जाए तो हम मदद के लिए दौड़ तो सकेंगे। ठीक है भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहीं रहना ही ठीक होगा, कहीं जाना मत। तुम लोग यहीं रुको, समझे? मैं बस जरा सा अपने घर होकर आता हूं, अभी लौटता हूं। अरे मदन भाई, कभी कभी मुझे इस आदमी पे बड़ा शक होता है। ये हर पूनम की रात ऐसा ही करता है। हम सब यहीं रुककर एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन ये आदमी, ये तो हर बार किसी न किसी बहाने से अपने घर लौट जाता है। कुछ तो गड़बड़ है मदन भाई। हम भाई, तुम सही कह रहे हो, इसमें जरूर कुछ अलग है। कुछ तो बात है जो हम समझ नहीं पा रहे। उधर चलते चलते चंदू नदी के किनारे तक पहुंच चुका था। गांव वालों से उसने कह तो दिया था, कुछ नहीं होगा, हम आराम से चले जाएंगे, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। चंदू बस अब आगे ही बढ़ने वाला था, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। आवाज सुनते ही चंदू के कदम वहीं ठिठक गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसी को पुकारा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी चंदू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना पापा, हम वापस गांव वालों के पास चलते हैं। वहाँ सब लोग हैं, वहाँ सुरक्षित लगेगा। बेटा, तू जरा यहीं रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूं कौन है। तू डर मत, ठीक है? पापा रहने दो ना, चलो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, तू बस यहीं रुक जा, मैं देखता हूं कौन है, ठीक है?
चंदू बच्चे को वहीं छोड़कर बस थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखा मेरे बच्चे, इधर कोई नहीं है। तू बेकार में इतना डर रहा था। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन चंदू ने देखा उसके बेटे की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी चंदू घबरा गया। उसने बेचैनी से पीछे मुड़कर देखा। दिल धक से रह गया जब उसने ध्यान से उस जगह की ओर देखा जहां उसका बेटा खड़ा था। वहां अब कोई नहीं था, न बच्चे की परछाई, न कदमों के निशान, सिर्फ वही डरावना सन्नाटा जो अब और भी भारी लगने लगा था। चंदू के होश उड़ चुके थे। वह अपने बेटे का नाम पुकारता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया? कोई है? कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मेरा बच्चा कहीं चला गया है। कोई तो है यहाँ? कोई तो जवाब दो। अरे रघु भैया, एक बात पूछें, आप हर पूर्णिमा की रात कहाँ चले जाते हो? ना कुछ बताते हो, ना किसी से कुछ कहते हो। हम पूछते हैं तो बात टाल देते हो। बताओ ना रघु भैया, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं भाइयों, बस ऐसे ही। ये सब बातें छोड़ो ना। ये बताओ, उस आदमी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं नहीं भाई, अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बस यही सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि उस नदी के किनारे उस आदमी और उसके बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ होगा। वे लोग आपस में बस बातें ही कर रहे थे। तभी दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है, कमजोर सी, थकी हुई, लेकिन पहचानी हुई। गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। जैसे ही वो करीब आता है, सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही आदमी था जो कुछ समय पहले नदी किनारे वाले रास्ते से गया था। भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा, वो कहाँ है? तुम अकेले कैसे लौट आए? भाई, सब कुछ अनर्थ हो गया। तुम सब सही कह रहे थे भाई। उस नदी के किनारे कुछ तो है, कुछ बहुत बुरा। मेरा छोटा सा बच्चा, वो कहीं खो गया है भाई, या शायद कोई उसे ले गया है। भाई, मैं चिल्लाता रहा, नदी के किनारे उसे ढूंढता रहा। भाई, हाथ जोड़ता हूं, मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भाई, हमने तुम्हें साफ साफ मना किया था, बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन तुमने किसी की एक भी बात नहीं मानी। अब जो होना था वो हो चुका है। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तुम यहां से चले जाओ। इस वक्त, इस हालात में हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। भाई, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं भाई। बस मेरे बच्चे को बचा लो, रहम करो, दया करो। वो बहुत छोटा है भाई, अकेला होगा, डर रहा होगा। अरे भाई, हमने कहा ना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब और यहाँ मत रुको, चले जाओ यहाँ से, और हमें मजबूर मत करो कि हम और सख्त बोले। चलो भाई, अब सब अपने अपने घर चलते हैं। जो होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। चंदू और क्या करता? वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। चंदू पूरी तरह बेहाल हो चुका था। उस दिन
सब लोग चंदू को अकेला छोड़कर चले गए। न उसके साथ उसका बच्चा था, न ही कोई गांव वाला उसके पास रुका। खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और सन्नाटे के बीच चंदू अकेला खड़ा रह गया, बेबस, टूटा हुआ और उस दर्द के साथ जिसे कोई बांटने वाला नहीं था। क्या हुआ चंदू? तू रो क्यों रहा है? और मेरा पोता कहाँ है? उसे इतनी ठंड में कहाँ छोड़ आया है? माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ। मेरे पोते के साथ क्या हुआ? हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? बताओ मुझे चंदू, मेरे कलेजे के टुकड़े के साथ क्या अनहोनी हो गई? माँ, मुझे माफ कर दे। मेरी ही वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मेरी जिद, मेरी गलती ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छीन ली। मैंने अपने ही हाथों अपना बच्चा खो दिया माँ। अचानक चंदू की माँ को चक्कर आने लगे। माँ, माँ, तुझे क्या हो गया? उठ माँ, आंखें खोल, उठ जा माँ। मैं तेरा पोता वापस लेकर आऊंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कसम है मुझे माँ, जब तक उसे वापस नहीं लाऊंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। सुबह हो चुकी थी और उस दिन भी ठंड की चादर में पूरा गांव ढका हुआ था। चंदू सुबह सुबह ही सीधे उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे एक नाव वाला बैठा था जो अपनी सवारियों का इंतजार कर रहा था। चंदू सीधे उसके पास चला जाता है। भाई, क्या तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है? कल रात से वो नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढा भाई, पर वो कहीं नहीं मिला। नहीं भाई, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा और रात को इधर कोई आता भी नहीं है। तुम किसी और से पूछ लो भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। चंदू उदास हो गया और वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। चंदू सीधे उस बूढ़े आदमी की ओर चलने लगता है। चाचा, क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? कल से वो नहीं मिल रहा है। कल रात यहीं से वो गायब हो गया। क्या आपने उसे कहीं देखा है? उस बूढ़े आदमी ने चंदू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसी तरह वहां बैठा रहा। लगता है बूढ़े चाचा को ठीक से सुनाई नहीं देता। मैं आगे जाकर पूछता हूँ। इतना कहकर चंदू बस आगे ही बढ़ने वाला था, तभी वह बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है। रुक जाओ। बूढ़े चाचा, बोलिए, क्या बात है? सुन, अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोल, क्या तू कर पाएगा? चाचा, मैं अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। तो सुन, तुझे उसी पूर्णिमा की रात का इंतजार करना पड़ेगा, उसी काली और खामोश रात का। और ठीक इसी तरह तुझे इस नदी के किनारे आना होगा। ध्यान रखना, उस रात तुझे जो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चंदू उसी दिन के इंतजार में लगा रहा। हर सुबह उसकी आंखें उसी उम्मीद से खुलती और हर रात उसी उम्मीद को सीने से लगाए ढल जाती। वही दिन दोबारा फिर से लौट आया।
वही खतरनाक ठंड और वही पूर्णिमा की रात, जिस रात को उस नदी के किनारे हर बार कुछ न कुछ घटता ही रहता है। ध्यान से सुनो सब लोग, आज वही रात फिर से लौट आई है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे सब लोग? आज कोई भी इधर से आगे नहीं जाएगा। अगर आज तुम लोगों से जरा सी भी गलती हुई तो फिर कभी मेरी नजरों में नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे, समझे सब लोग? ठीक है मुखिया जी, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना कोई आगे जाएगा और ना ही हम किसी को जाने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज इस रास्ते से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, तुम सब यहीं डटे रहना, मैं घर जा रहा हूं। और हां, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भाई, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना कोई उस तरफ जा पाएगा और ना ही किसी को जाने दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, आज किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुखिया जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ पल बीत जाते हैं, तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे चाचा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बेटा, मुझे घर जाना था, लेकिन देर हो गई। मुझे नदी के उस पार वाले गांव जाना है। कृपया करके कोई मुझे उस पार ले जाओ। क्या कोई कृपया मुझे उस पार लेकर जा सकता है? अरे चाचा, क्या दिमाग खराब है क्या? आपको पता नहीं क्या, आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात इस रास्ते से जाना मना है। नदी के उस पार तो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको वहां कोई भी लेकर नहीं जाएगा। ये मुखिया जी का साफ हुक्म है। अच्छा बेटा, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, अपनी जगह से हिलो मत। मैं अब चलता हूं। हमें अपनी जान प्यारी है भाइयों। अगर उधर जाकर हमें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? आप जा सकते हो बूढ़े चाचा, लेकिन हम नहीं। हमें मुखिया जी ने यहीं रुकने को कहा है और किसी को भी आगे न जाने देने का हुक्म दिया है। अगर आप जिद कर रहे हो तो जाइए, हम मुखिया जी को बता देंगे कि आपने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूं। मुझे अपने घर जाना है, कहीं और देर ना हो जाए। अरे भाई, उस बुरे आदमी को जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? मुखिया जी ने साफ साफ मना किया था ना कि किसी को भी उस तरफ जाने ना दिया जाए। फिर तुम लोगों ने उसे कैसे जाने दिया? अरे भाई, देख नहीं रहे थे क्या वो आदमी कैसे जिद कर रहा था? तुम ज्यादा परेशान मत हो भाई, हम सब मुखिया जी को बता देंगे कि उस आदमी ने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ठीक है भाई, तुम सब लोग यहीं रुके रहो। मैं तो अब घर जा रहा हूं। इतनी ठंड में यहां और नहीं रुक सकता। तुम सब यहीं रहना, कहीं हिलना मत, ठीक है? उधर वह बूढ़ा आदमी नदी के किनारे तक पहुंच चुका था। चांदनी की रोशनी में चारों ओर उजाला फैल चुका था। नदी का पानी भी बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी कहीं से फावड़े की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मिट्टी की खुदाई कर रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। बूढ़ा आदमी चौंक कर चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिट्टी की खुदाई कर रहा हो।
तभी वह बूढ़ा आदमी देखता है कि ठीक नदी के किनारे कुछ लोग फावड़े लेकर जमीन की खुदाई में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे देखना होगा कि उधर क्या चल रहा है। मैं जाकर देखता हूं। उस बूढ़े आदमी को वहां देखकर सब भड़क उठते हैं। उन्हीं में से एक आदमी अचानक जोर से चीख पड़ता है। अबे बूढ़े, तू यहाँ कहाँ से आ गया? तुझे यहाँ आने की इजाजत किसने दी? क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? हाँ, तुम सब कौन हो भाई? और इतनी रात को यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो? अरे चुप! पहले ये बता कि तुझे यहाँ आने किसने दिया? क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? पहले तुम लोग बताओ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और जमीन की खुदाई क्यों कर रहे हो? अबे तेरा ज्यादा मुंह चल रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। वह आदमी गुस्से में बूढ़े आदमी की ओर बढ़ ही रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, रुक जाओ! तभी वहां एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जिसके पूरे चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी तलवार चमक रही थी। क्यों रे बूढ़े, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इतनी रात को यहाँ अकेला चला आया? क्या तुझे पता नहीं कि आज कोई इधर नहीं आता, ना ही इस रास्ते से कोई गुजरता है? फिर भी तू जानबूझकर यहाँ चला आया। आज देख तेरे साथ क्या होता है। पकड़ो रे इसे। आज इसकी आखिरी रात यहीं होगी। आज पूर्णिमा की रात है। हमने तुम लोगों को बार बार मना किया था, इसके बावजूद तुम यहां चले आते हो। रुक, आज यहीं इसकी बलि दी जाएगी और ये जगह तेरी आखिरी सांसों की गवाह बनेगी। वह आदमी अपनी तलवार से बूढ़े आदमी पर वार करने ही वाला था। तभी उसी गांव के लोग अचानक वहां पहुंच जाते हैं और उन सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। वे सब लोग गांव वालों के घेरे में खड़े थे। न कोई वहां से बचकर जा सकता था, न ही कोई हिलने की हिम्मत कर पा रहा था। सुनो गांव वालों, देख लो, कोई भी यहाँ से बचकर जाने न पाए। सबको चारों तरफ से घेर लो। अरे भाइयों, इधर क्या हुआ? और ये सब लोग कौन है भाई? चुप है बदतमीज, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ओए, इसे भी पकड़ लो रे। आज इसका भी सच यहीं सबके सामने खोल दिया जाएगा। ओए सुनो सब लोग, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। बस तुम्हें अपने कानों से सुनना बाकी है। अब ये आदमी खुद अपना सच बताएगा। उस आदमी ने काले कपड़े में ढके हुए व्यक्ति के चेहरे से वह कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उस आदमी ने काले कपड़े को उसके मुंह से हटाया, एक चेहरा सबके सामने आ गया। कपड़ा जमीन पर गिरते ही चांदनी की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल गांव वालों की सांसें थम गई। वह कोई और नहीं था, वही आदमी जिसे वे हर दिन सम्मान से मुखिया जी कहते थे। आज पहली बार पूर्णिमा की उसी रात में उस नदी के किनारे मुखिया का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। हे भगवान, मुखिया जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्यों मुखिया, अब सच तुम खुद बताओगे या हमें तुम्हारे मुंह से सच निकलवाना पड़ेगा? गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मुखिया ने सच बोलना शुरू कर दिया था। असल में उस नदी के किनारे बरसों से एक खजाना दबा हुआ था। इस बात की जानकारी मुखिया को शुरू से ही थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर गांव वालों को इसकी भनक लग गई तो खजाना कभी उसके हाथ नहीं आएगा। दिन के उजाले में कुछ करना मुमकिन नहीं था। लोग देख लेते, सवाल उठते और उसका सारा खेल बिगड़ जाता। इसलिए उसने रात का सहारा लिया, खासकर पूर्णिमा की रात।
जब चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखता था और गांव के लोग पहले से ही डर में रहते थे, मुखिया ने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। डर इतना गहरा बैठा दिया गया कि सालों तक उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिर्फ डर फैलाना ही काफी नहीं था। मुखिया ने वहां अपना एक आदमी भी बिठा रखा था जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता था। जैसे ही कोई उस नदी की तरफ बढ़ता, वह तुरंत मुखिया तक खबर पहुंचा देता। फिर मुखिया और उसके लोग सतर्क हो जाते और उसे वहीं पास पड़े एक पुराने खंडहर में हमेशा के लिए बंद कर देते। पिताजी, मुझे पता था आप मुझे जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। पिताजी, ये लोग ही उस दिन मुझे उठाकर ले गए थे। हाँ मेरे बच्चे, हाँ तू मिल गया। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब इन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। साल का अंतिम महीना था। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को मानो बर्फ की चादर में जकड़ लिया था। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं गलियों में सन्नाटा बिखेर रही थीं और लोग ठिठुरती रातों से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन इसी गांव में भीमा और गोपाल ऐसे थे जिन पर इस भयानक ठंड का कोई असर दिखाई नहीं देता था। बिना गर्म कपड़ों के भी वे बिल्कुल सामान्य रहते, मानो ठंड उन्हें छू भी न पा रही हो। पूरे गांव में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर किस रहस्यमयी ताकत के सहारे ये दोनों खुद को इस कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखे हुए हैं। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे आग सुलग रही थी, जिसके चारों ओर गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान किसान ठंड से सिकुड़ते हुए बैठे थे और इन्हीं रहस्यमयी बातों पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इतनी ज्यादा ठंड है, ठंड से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। अरे भीमा, इतनी ठंड है और तुम बिना कपड़ों के घूम रहे हो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, मैं तुम सबकी तरह कमजोर थोड़ी हूं जो इतनी सी ठंड में कांप जाऊं। मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे ठंड नहीं लगती है। लेकिन भीमा, पिछले साल तो तुम ठंड से ठिठुर रहे थे, जबकि पिछले साल इतनी ठंड नहीं पड़ी थी। अरे वो सब पुरानी बातें हैं। मेरा शरीर अब इस ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम लोग कांपते रहो, कमजोर कहीं के। इतना कहकर भीमा हंसते हुए वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हंसी में कोई राज छुपा हो। तब तक इधर वहां पर मुखिया चरण सिंह आ जाता है और अपने बेटे किशन से कहने लगता है, पूरा गांव हैरान है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि भीमा और गोपाल को इस कड़ाके की ठंड का जरा भी असर नहीं हो रहा। जहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है, वहीं ये दोनों बिना गर्म कपड़ों के बेफिक्र घूम रहे हैं। जरूर कोई ऐसा गहरा राज है जिसे वे अब तक सबसे छुपाए हुए हैं। मुझे लगता है पिताजी, इनके पास ठंड से लड़ने वाला कोई जादुई नुस्खा है, तभी इन्हें ठंड नहीं लगती। इतना कहकर किशन लाल और मुखिया चरण लाल अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं।